चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुपए के बारे में। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सिर्फ जून में करीब रुपए में डॉलर के मुकाबले करीब 2% की कमजोरी हमने देखी है और ज़्यादा जानकारी इसको लेकर हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार दे रहे हैं। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार वीकनेस दिख रही है। जून महीने में करीब 2% डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो चुका है और 2022 की अगर बात करें तो 6.5% से ज़्यादा की कमजोरी अब तक आ चुकी है। फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर नज़र डालें तो डॉलर के मुकाबले रुपया 79 के ऊपर भी जा चुका है, यानी ये वीकनेस और भी आगे बढ़ सकती है। जो बड़े फैक्टर्स है वो है दुनिया के जो बड़े सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व यूएस का सेंट्रल बैंक, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, तीनों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि महंगाई को कम करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए ब्याज दरें तेजी से ऊपर जाएंगे। उसके बाद आज देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में एक शार्प रिकवरी 105 के ऊपर चला गया है। इसके बाद मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है और उस वजह से भी डॉलर में लगातार तेजी है। सेफ हेवन बाइंग के तौर पर फिलहाल डॉलर की मांग तेजी से बढ़ी है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में लगातार एफआईआईज की बिकवाली चल रही है। उसके अलावा क्रूड की जो ऊंची कीमतें हैं, जो इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां पर हम 80% तक हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए सस्टेन करना मौजूदा लेवल पर लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की चिंता आगे भी बनी हुई है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर लगातार दबाव बना रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दबाव आगे भी दिख सकता है। जी चलिए, तो इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर और बड़ी खबर ये है कि बस थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी होगी। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे एकनाथ शिंदे और यहाँ पर आपको बता दें कि आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सभी को अटकलें लग रही थी कि सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन यहां पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लगाई और आप देख सकते हैं ताज़ा विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू ही होने वाला है और एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं तमाम विधायक दल के साथ यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है और जश्न का माहौल हम देख सकते हैं। जितने भी शिंदे गुट के विधायक हैं उनके बीच में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में आपको बताएं यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला गया है बीजेपी की तरफ से, जहाँ पर शाम को हम सब इंतजार कर रहे थे 7 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद मिलने का और शपथ ग्रहण करने का, लेकिन उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे और जैसे कि एकनाथ शिंदे के पास नंबर्स है, मेजॉरिटी है, तमाम विधायक दल उनके पास हैं, तो इसी के बदौलत अगर देखा जाए तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है और बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व का सपना है, जो उनका विचार है शिवसेना के साथ, हम उसको आगे ले जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा है कि वो सरकार में बाहर से रहकर उन्हें सपोर्ट करेंगे और एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे। तो गुजरात के सूरत से शुरू हुई महाराष्ट्र की गद्दी की लड़ाई आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है। इधर कल रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान किया तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने की सुगबुगाहट तेज हो गई और इसी पर पिक्चर में उद्धव सरकार के लिए विलन का रोल निभाने वाले एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत का ताज पहनाने की पूरी तैयारी कर ली गई और पिक्चर तब साफ हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम पर ठप्पा लगाकर महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री दे दिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल 3 तस्वीरें देख रहे हैं जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बयां करने के लिए काफी है।
पहली तस्वीर है एकनाथ शिंदे की, जो लंबे सफर के बाद अब महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। दूसरी तस्वीर में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखाई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर में डायरेक्टर की भूमिका निभाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने का ऐलान किया। और तीसरी तस्वीर गोवा की है, जहां इधर शिंदे की ताजपोशी का ऐलान हुआ, उधर पूरा शिंदे गुट जश्न में डूब गया। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में ही शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, समझते हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो लगातार आ रहे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, उसके क्या मतलब निकाले जाएं अभी के लिए, और आगे किस तरह की तस्वीर उभर रही है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर शपथ लेने ही वाले हैं एकनाथ शिंदे, और आपको बता दें कि आज केवल एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। और ये देखिए, कुछ जश्न की तस्वीरें आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लाइव विजुअल्स है। मौजूदा समय में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। मुंबई में देखिए किस तरह से बारिश हो रही है, उसके बीच भी जो जश्न मनाने का जज्बा है वो भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये शिवसेना के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो फिलहाल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के दल के साथ में आने का जश्न बनाते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जश्न की तस्वीरें, दूसरी तरफ बस शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो बस शुरू ही होने वाला है। इस बीच चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ अमिताभ तिवारी और दुष्यंत नागर दोनों ही जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जश्न का माहौल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको बारीकी में जाके समझना होगा, क्योंकि आगे का समीकरण कैसे होगा, कौन सत्ता चलाएगा। काबिज तो हो गए हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे, उनको बना तो दिया है, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? देखिए, एकनाथ शिंदे जी को बनाया तो गया है, लेकिन उसमें जो लार्जर और जो बड़ा पिक्चर है, बड़ा रीजन ये है कि शायद बीजेपी उद्धव फैक्शन जो है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे जो फैक्शन है, उसको खत्म करना चाहती है। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो है वो किसी तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वापसी कर पाए। इसलिए शिंदे जी को बनाने से क्या हो रहा है कि दो तीन बातों की मैसेजिंग काफी क्लियर दे पा रही है बीजेपी। एक है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया है जो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसका राइटफुल क्लेमेंट है। दूसरा अब ये होगा कि जो बहुत सारे जो शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे फैक्शन में है, वो हो सकता है कि इस फैसले के बाद शिंदे फैक्शन का सपोर्ट करना शुरू कर दें। और तीसरी बात यह है कि हो सकता है आगे जाकर के शिंदे जो है वही अपने आप को रियल शिवसेना की तरह एस्टैब्लिश कर सकें। तो उससे ये होगा कि एक जो रीजनल पार्टी है पूरी की पूरी जो है वो बीजेपी को आगे जाकर के 2024 के लोकसभा में मदद करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो यूपी के बाद सबसे ज्यादा जो एमपीज है, 48 एमपी महाराष्ट्र से जाते हैं, और यहाँ बड़ी जीत हासिल करना भाजपा के लिए अगले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन रीजन तो यही लग रहा है। और रिमोट कंट्रोल, क्योंकि उनके सिर्फ 40 या 50 एमएलए रहेंगे और बीजेपी के 120 एमएलए रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनको इजीली जो है अपनी मनमानी भी करने देगी। तो एक तरह से रिमोट कंट्रोल भी अपने पास रखने की कोशिश है। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि शायद देवेंद्र फडणवीस भी डेप्यूटी सीएम इस सरकार में रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो रिमोट कंट्रोल और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है डेफिनेटली बीजेपी के कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अब आगे की तस्वीर हम किस तरह से बदलती हुई देखेंगे, अगर पार्टी के लिहाज से मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब कोई चारा नहीं है। किस तरह से आपको लगता है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना में तब्दील हो जाएगी? जिस भी तरह की समीकरण बनेंगे उसमें आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि एकनाथ शिंदे के पास लेजिस्लेटिव पार्टी का कंट्रोल है, 2/3 बहुमत उनके पास है, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। तो जो रियल शिवसेना है, एटलीस्ट इन द असेंबली,
शेयर नंबर्स के हिसाब से एकनाथ शिंदे कैंप है। अब हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आज कंट्रोल जरूर उद्धव ठाकरे के पास है, लेकिन इस फैसले के बाद हो सकता है कि हम देखें कि जो 18 एमपीज हैं शिवसेना के लोकसभा में, और जो उनका कैडर है, वोटर है, सपोर्टर है, ऑफिस बेयरर है, कहीं वो धीरे 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 टूट करके शिंदे कैंप में आना ना शुरू कर दे। और अगर ऐसा होगा तो आगे जाकर के एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर सकता है और कह सकता है कि वही रियल शिवसेना है। और अभी 3 महीने में बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं, और अगर बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे फैक्शन जो है उसको अगर सिंबल मिल जाता है शिवसेना का, तो ये बहुत बड़ा झटका एक शिवसेना के लिए होगा। और 3 दशक से जो उन्होंने कंट्रोल अपना एक काबिज किया हुआ है बीएमसी पे, वो उनसे निकलने का रिस्क है। तो नेक्स्ट टारगेट अब रहेगा बीएमसी इलेक्शंस, उसके बाद आगे जाकर के 2024 लोकसभा और फिर विधानसभा में बीजेपी या तो अपने बलबूते पे या इनके साथ मेजॉरिटी में आने की कोशिश करेगी। दुष्यंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, अब इस पूरे घटनाक्रम में जो 11 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कितने मायने की रखती है, उसमें क्या क्या बातें आप गौर करेंगे? दुष्यंत जी जी कृपया दोहराएंगे, आपकी आवाज नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में जिस तेजी से ये पूरा घटनाक्रम बदला है, कहानी बदली है, इसमें 11 तारीख की सुनवाई के क्या मायने रह जाएंगे? नहीं जी, वो उसके कोई मायने नहीं है। तकनीकी रूप से फैसला हो चुका है। बहुमत अगर हम देखें शिवसेना के विधायक दल का, तो वो शिंदे के साथ है। उससे पूर्व में वो अपना बहुमत साबित कर देंगे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं शिंदे जी को कोई समस्या है, और उसका भी अब कोई प्रासंगिकता रह नहीं गई है 11 तारीख की सुनवाई की। टेक्निकली विधायक दल के नेता शिंदे जी वैधानिक रूप से हैं। दुष्यंत जी, क्या आगे चलकर आपको लगता है कि किसी भी तरह से बीजेपी आने वाले वक्त में टेक ओवर कर सकती है, या जिस तरह से अभी तो कहा जा रहा है, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फडणवीस साहब ने कहा था कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरा सहयोग ऊपर से रहेगा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आगे चलकर इस सेटिंग में हम बदलाव देखेंगे? जी 100% बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में सुन रहा था आपकी चर्चा, बीएमसी के जो चुनाव होने हैं या संसदीय दल के जो सदस्य हैं, जो सांसद गण हैं, उन सबका समर्थन उद्धव जी को है। तो मूल शिवसेना पार्टी को, जो उनका चुनाव चिन्ह है, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जो बात हम कर रहे थे उस बीच बड़ी खबर ये आती हुई कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। चर्चा में अभी ये बात निकली ही थी और देखी अटकली थी उस वक्त तो, लेकिन अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का पद जाएगा देवेंद्र फडणवीस को। तो यहाँ पर सेकेंड इन कमांड की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत जी, आप जो अभी बात कह रहे थे इसी लाइन पर समझा रहे थे, बताएं। जी देखिए, ये जो हमारे विधायक गण हैं जो शिवसेना मूल होने का दावा कर रहे हैं, जब ये शिवसेना पार्टी के ऊपर अपना दावा साबित नहीं कर पाएंगे, तब ये सभी के सभी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में मर्जर ही इनका एकमात्र विकल्प होगा। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप देखेंगे भविष्य में बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मूल शिवसेना के ऊपर उद्धव जी का प्रभाव आज भी है, संसदीय दल उनके साथ है। इसके अलावा जितने जिला पंचायत प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, या संगठन का जो और ढांचा है, उसमें जो पकड़ उद्धव जी की है वो शिंदे जी की नहीं है। तो जब जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, तो इनके पास अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय होगा, ये लोग भाजपा में मर्ज करें। जी, तो से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का खेल अभी पूरा खत्म हुआ है, जो मंशा बीजेपी की है और जिस मंशा से वो आगे आए हैं। क्योंकि देखिए, अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री मंजूर होता दुष्यंत जी, 2019 में ये काम हो जाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि हालात देखिए अलग थे। तो आप जो बात अभी समझा रहे हैं उससे क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ठाकरे के पास अभी भी कुछ गुंजाइश बची हुई है? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे और वो सारे इमोशंस जितनी भी हैं शिव सैनिकों के, वो काफी हद तक, जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से, उन्हीं के साथ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बाला साहब ठाकरे ने जो पूरी शिवसेना को खड़ा किया है, उन्होंने नॉर्मल लोगों को वो लेके आए, उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया,
तो वो एक कहीं ना कहीं, और बाला साहब ठाकरे जी ने ही अपने रहते हुए ही उन्होंने उद्धव जी को पार्टी प्रमुख बनाया, अध्यक्ष बनाया। तो उद्धव ठाकरे जी उन्हीं के द्वारा नियुक्त लीडर हैं, तो लोगों की भावनाएं, कार्यकर्ता की भावनाएं उद्धव जी के साथ रहेंगी। और मूल पार्टी के ऊपर क्लेम करना एकनाथ शिंदे जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में फायदा ये भविष्य में भाजपा को ही होगा। ये विधायक लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। साल भर बाद हो, 1.5 साल बाद हो, आप जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, चुनाव आएंगे, देखना इनके भविष्य, इनके परिवार के लोग बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। जी, तो ऐसा होता अमिताभ जी, आप कितना देखते हैं? क्या आप यहाँ पे दुष्यंत जी की बात से सहमत है? क्या आपका आकलन भी यही कहता है? क्योंकि एक तरह से हम देखें तो ये एक नई तरह की राजनीति है जो बीजेपी खेल रहे हैं, या जैसा लोग कह रहे हैं कि ये अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी है और उनका काम है। तो अब खात्मा होता हुआ क्या आपके मुताबिक हम देख पाएंगे शिवसेना का, कि आपको लगता है कि ये गुंजाइश अभी नहीं है? देखिए, अगर दुष्यंत जी जो बात कह रहे हैं वो सही भी है एक मायने में, कि इतना आसान नहीं रहेगा शिंदे फैक्शन के लिए शिवसेना पर एक्चुअल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना या प्रूव कर पाना। लेकिन चांस लेने में भाजपा को कुछ नहीं जा रहा है। शिंदे को एज अ चीफ मिनिस्टर अनाउंस करने से उन्हें ये लगता है कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वोटर, सपोर्टर, कैडर, इवन एमपी, जब एमपीज अभी धीरे धीरे देखेंगे कि ये अगर सरकार बन गई 2024 में शिवसेना के साथ लड़के हम क्या करेंगे, तो ये तो अभी शुरुआत है। जो जो एक्सोडस है एमएलएस का, वो धीरे धीरे हो सकता है और बड़े एमपीज के पास जाए, ऑफिस बेयरर्स के पास जाए, और अल्टीमेटली मर्जर होगा शिंदे फैक्शन का शिवसेना के साथ, बीजेपी के साथ, सॉरी। लेकिन अगर वो सिंबल लेके आए और मर्जर हो जाए, और बिना सिंबल के आए और मर्जर हो, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि शिवसेना को खत्म किया जाए, सिंबल पे काबिज अपना ले लिया जाए, और बाद में ये लोग मर्ज हो जाए तो फिर शिवसेना एज अ पार्टी ही नहीं बचेगी। अगर सिंबल उद्धव ठाकरे के पास बचा रहता है और शिवसेना बची रहती है, तो जरूर आगे जाकर के बीजेपी को एक चैलेंज स्टेट में मिलेगा। क्योंकि अगर शिवसेना अभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करती है, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो थोड़ी बहुत देगी, मतलब इतना इजी नहीं रहेगा बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है कि ये लोग सिंबल ले ले, फिर बाद में मर्ज कर जाए, क्योंकि सिंबल अगर छूट जाएगा उद्धव के पास, तो जो बदला भी है बीजेपी का एक तरह से, वो पूरा नहीं हो पाएगा। मर्ज होना होता तो आज भी ये लोग मर्ज हो सकते थे। थोड़ा सा एकनाथ शिंदे जी की शख्सियत पर हम बात करना चाहते हैं। किस तरह से इन्होंने अपना दबदबा जो है वो कायम किया है अमिताभ जी, और किस तरह से इतनी लोकप्रियता और इतनी दबंगे इनके हाथ आई है? देखिए, शिंदे जी ग्रास रूट लीडर हैं, जमीन से ऊपर, रिजन अबव द रैंक्स, जमीन से जुड़े हुए हैं। पहले गरीब परिवार से थे, ऑटो ड्राइवर से, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की जो एक इमेज है कि गरीब परिवार से वो उठे हैं, उस तरह के नेता हैं, ग्रास रूट लीडर हैं, और उनकी पकड़ लोगों में है। शिवसेना में ओवर द इयर्स क्या हो गया है कि, और खास करके उद्धव सरकार में क्या हुआ है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो लोग फोरफ्रंट में आ गए हैं, जब और शिंदे जैसे मास लीडर्स को उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया। तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत घातक होता है कि आप मास लीडर को इग्नोर करें। अगर हम देखेंगे कांग्रेस में मास लीडर्स धीरे धीरे बीजेपी में चले जा रहे हैं, और जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यानी जो राज्यसभा, एमएलसी या ऐसे पदों पे हैं, वो लोग पार्टी पे अपना कंट्रोल बना रहे हैं। तो उस तरह से अगर देखें तो थाने में अच्छी पकड़ है शिंदे ग्रुप की, मुंबई में भी थोड़ी बहुत पकड़ है, और इसके थ्रू बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो बीएमसी चुनाव है वहां से हम शिवसेना को खत्म करें। स्टेप 1 ये रहने वाला है। उसके बाद स्टेप 2 में सेना के ऊपर कंट्रोल अगर शिंदे जी बना पाए तो बहुत अच्छा, उसके बाद मर्जर हो जाए। अगर नहीं बना पाए तो वैसे भी ये लोग सबस्यूम हो जाएंगे, बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल एक बार फिर से हम रुक करते हैं उन तस्वीरों की ओर जहां पर हम
शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतजार ही कर रहे हैं। लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही हैं। बाहर जश्न भी चल रहा है, बारिश के बावजूद भी हम देख रहे हैं तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मना रहे हैं और यहाँ बस इंतज़ार है इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने का। इस बीच दुष्यंत जी, मुझे ये बताएं कि अब लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, चलिए यहाँ पर संपर्क हमारा टूट गया दुष्यंत जी से। अमिताभ जी, आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी फिर, किस तरह से आकलन आप देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन का जो सेमी साल होने हैं आगे पीछे? देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि 48 सीटें हैं और बीजेपी और शिवसेना को मिला के, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 40 के ऊपर या 40 के आसपास सीटें हैं। तो उन 40 सीटों को अगर फिर से उन पे कब्जा पाना है तो सेना का जो एक बहुत बड़ा धड़ा लेकर के आ रहे हैं शिंदे जी, उससे बीजेपी को ये 40 जो सीटें हैं लगभग, उसको रिटेन करने में मदद मिलेगी। अब विधानसभा चुनाव उसके बाद होने वाले हैं, अगर उससे पहले नहीं हुए तो, और जब उसके बाद होने वाले हैं तो बीजेपी अभी 106 सीटों पे है और ये लोग लगभग 50 हैं। तो 156 सीटों के साथ जब आप किसी भी चुनाव में जाते हैं और जब मेजॉरिटी ही 144 145 है, तो प्रोबेबिलिटी जो है आपके जीतने की ज्यादा रहती है। तो धीरे धीरे जो बीजेपी अभी तक खुद से ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पा रही थी, उस वक्त तक जब ये मर्जर इन लोगों का विद और विदाउट सिंबल हो जाता है, तो उसके बाद बीजेपी को लगता है कि ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस महाराष्ट्र में सिंपल मेजॉरिटी बीजेपी अपने बलबूते पे हासिल कर लेगी। चलिए, इस बीच हम रुक करते हैं सीधा राजभवन की ओर, जिसके विजुअल्स भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमने देखा यहाँ पे राज्यपाल साहब आ गए हैं और अब बस शुरुआत हो चुकी है शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे
कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. कृपया शांत हो जाइए. कृपया शांत हो जाइए. मी आगे बोलिए. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो बाला साहेब ठाकरे के नाम के साथ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और डिप्टी सीएम के पद पर अब हैं देवेंद्र फडणवीस. हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अमिताभ जी के पास मैं वापस जाना चाहती हूं. तो अमिताभ जी, एक कार्यक्रम खत्म हो गया है, अब देखना होगा कि किसको किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन दिया जाता है, जो कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे. लेकिन अब ये सवाल ये है कि सत्ता जाने से पहले जो उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी में जो ऐलान किए, जो फैसले लिए, उनका क्या होगा? क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो
देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जो काम अधूरे रह गए थे उनको अब पूरा करने पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, लाइन में पहले उनका नंबर होगा। क्या कुछ होगा जो फैसले उद्धव ने लिए और जो फैसले बीजेपी के पेंडिंग पड़े थे? बीजेपी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं उसको तो स्पीड अप करेगी ये सरकार, बिकॉज इंफ्रा और डेवलपमेंट जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग फोर्टे है, तो उसके ऊपर काम तो इस सरकार में होगा। जो पिछली सरकार में जाते जाते कुछ फैसले लिए हैं, 2-3 तो उसमें से रीनेमिंग ऑफ सिटीज है, जो कि बीजेपी को उससे कुछ इशू नहीं होगा। हालांकि और अगर कुछ बड़े फैसले और कुछ अगर फाइल्स इन्होंने जाते जाते जल्दीबाजी में अगर क्लियर किए हैं तो उसको ये सरकार आकर के नलिफाई भी कर सकती है कहीं ना कहीं। और देखना अब ये होगा कि जो ये पोर्टफोलियोज हैं इसका बंटवारा कैसे होता है, क्योंकि अब ये भी देखने वाली बात है कि जो 39 या 50 एमएलएज एकनाथ शिंदे जी के साथ आ रहे हैं उसमें से सारे लोग तो मंत्री बनेंगे नहीं, तो ये मिनिस्ट्री फॉर्मेशन भी एक डिस्कंटेंट और डिस्कॉर्ड का एक कहीं ना कहीं बीज जो है वो बो सकता है। इसलिए काफी धैर्यता से और काफी समक्षता से इस डिसीजन को बीजेपी और शिंदे फैक्शन को ये करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस के डेप्यूटी सीएम बनने से ये होगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी इस सरकार में आएगी, क्योंकि उनके बिना जो कि आर्किटेक्ट हैं इस सारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के, अगर वो नहीं रहते कहीं ना कहीं तो एक ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क जरूर इस सरकार पे आ सकता था। लेकिन अगर वो है तो उनका मार्गदर्शन रहेगा और एक स्टेबिलिटी सरकार को मिल सकती है। बिल्कुल, चलिए आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र और गहराई से बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपने समय निकाला इस पूरे विश्लेषण के लिए। हम रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद महंगाई किस ओर मुड़ने वाली है, पेश है इसी पर स्वदेश विशेष। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि अधिकतर राज्यों ने जीएसटी की जो मियाद थी, जो मुआवजे की बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ बल्कि आगे चला गया है। क्या बातचीत हुई वहां पर? ये मामला नया नहीं था, इसके संबंध में पहले भी 6-8 महीने साल भर पहले भी बात आई थी, बात उठी थी। और उस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये सर्वविदित था कि 30 जून तक ही पुराना रेजिम रहेगा, 30 जून के बाद व्यवस्था बदलेगी, तो जानते हुए इसको टालना नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस पे निर्णय हो जाना था। तर्क केंद्र सरकार का या जो लोग इसमें सहमत नहीं है, मैं भी समझ नहीं पा रहा। कहा जा रहा है कि जो इनकम है जीएसटी के माध्यम से राजस्व की जो एकत्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो रही है। पहले औसतन अगर 1 लाख के आसपास प्रति माह हो रहा था तो भी 1,40,000 42,000 के आसपास औसतन हो रहा है, इसलिए कमी नहीं होगी। ये सोचना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है। जो जीएसटी के माध्यम से राजस्व कर का संग्रहण हो रहा है, किस वस्तु के विक्रय के ऊपर ये आधारित है। मान लीजिए कि सीमेंट के ऊपर आधारित है, स्टील के ऊपर आधारित है, गाड़ियों के ऊपर आधारित है, तो स्वाभाविक है कि बड़े शहरों में या जहां काम चल रहा है सड़क का, जहां बिल्डिंग बन रही है, वहां पर सीमेंट और छड़ लग रहा होगा। बड़े शहरों में तुलनात्मक गाड़ियों का क्रय होता है। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, अन्य राज्यों को उस लाभ का हिस्सा कहाँ मिल रहा है? तो अगर आप प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीमेंटल 14% को लागू रखते हैं तो जो डिफरेंस है वही तो आपको देना है। जिन राज्यों की स्थिति सुधर गई है उनको आपको देना भी नहीं है, और जिन राज्यों की स्थिति अभी भी 14% प्रति वर्ष इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उनके लिए अगर आपने सेस रेजिम रखा होता, इसको 5 साल और बढ़ा दिया होता, तो उनकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होती, और अगर उनकी स्थिति सुधर गई होती तो आपको देना भी नहीं पड़ता। तो इसको रेजिम को चालू रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसको रखना ही चाहिए था। अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर नहीं हुई है, और जब तक अर्थव्यवस्था, जो हम डबल डिजिट की बात करते हैं, साल 2 साल 3 साल 2 साल लगातार हम ना देखें कि 8% से ऊपर ग्रोथ जा रहा है,
तब तक इसको प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के प्रावधान को चालू रखना था। सर अगला सवाल आपसे होगा कि उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि 5% से कम टैक्स वाले खाने पीने के आइटम में जीएसटी दिया गया है। 1000 रुपए से कम होटल पर 12% भी टैक्स लगा दिया गया। इससे आपको क्या लगता है महंगाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? रेट रैशनलाइजेशन की आवश्यकता थी, जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता थी, और वो न करके हमने पहले दरों को बढ़ा दिया। ये कारण है कि स्वाभाविक है कि रेट अगर लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा जहां नहीं देना पड़ रहा था। आपने कहा कि 1000 रुपए से कम 12% लग रहा है, ये ज्यादा है। अगर नहीं लग रहा था तो 5% से ज्यादा नहीं लगाना था, 5% लग रहा था तो उसको रहने देना था। स्लैब रैशनलाइजेशन करते और नया स्लैब मान लीजिए 8% का आता तो कुछ चीजें कम होती सस्ती, कुछ चीजें महंगी होती, एवरेज आउट हो जाता उपभोक्ता के लिए। सर या तो पीएसयू बैंक की चेकबुक पर भी टैक्स लगा दिया गया है, ये कितना जायज लगता है आपको? ये कदम मैं इनसे सहमति नहीं रखता। अपनी सोच के हिसाब से लगा देते हैं, और अगर आप देखेंगे भी तो आमदनी कितनी होनी है इस क्रिया से, वो छोटी सी आमदनी के लिए आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। एफिशिएंसी आपको बढ़ानी चाहिए। एफिशिएंसी अगर नहीं बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर की तो उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर डालना ये अनुचित है। लेकिन सर वित्त मंत्री का तो कहना है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो सभी राज्यों की सहमति से लिए गए हैं। ऐसे में अंदर कुछ और बात हो रही है, बाहर कुछ और बातें आ रही हैं, ऐसा कैसे? प्रतिनिधि वहां थे, हो सकता है वो नहीं बोल पाए होंगे। मैं अगर उपस्थित रहता तो मैं जरूर इसमें अपनी राय रखता। कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते ई कॉमर्स कंपनियों को फायदा होगा। कैसा नजर आता है ये फैसला आपको? पूरा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है ये रैशनलाइज होना चाहिए। अगर आप टैक्सेशन को देखेंगे, सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि सरकारें कोई टैक्स ही ना ले। जो उद्योगपति है या जो निर्माण करता है, जो उपभोक्ता हैं, उन लोग राहत महसूस करेंगे कि टैक्स नहीं लग रहा। अगर दाम वो ना बढ़ा दें उतना तो सबको लगेगा कि हमको राहत मिल गई। फिर सरकारें चलेंगी कैसे? तो आपको सरकार को भी चलाना है और बाकी हितों को भी ध्यान में रखना है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको ये सारे कदम उठाने चाहिए, जिसमें टैक्स रियलाइजेशन भी जनहित के लिए। टैक्स रियलाइजेशन ने किसी के जेब में नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर जैसा कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी की सैलरी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट पब्लिक को सैलरी के रूप में अगर आपका टैक्स रियलाइजेशन होता है तो उनको जाएगा। तो ये बैलेंस करके करने की आवश्यकता रहती है। जहां बैलेंस बिगड़ता है वहां फिर परेशानियां बढ़ती हैं। सिंह सर, मैंने ये सवाल हमारे पैनलिस्ट से ही पूछ रहा था कि 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को। पहले कहा गया था 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन यहाँ तो 8 टैक्स स्लैब है जो हर बार बदलते हैं। कब तक ये होगा और आखिर ये परेशानी दूर कब होगी और कैसे? जो निर्णय करता है जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स को भी उसमें माना जा सकता है, लेकिन उनके पहले स्तर पे अधिकारी, मंत्री, इस लेवल पे जो चर्चाएं होती हैं, मुझे लगता है कि उनमें वो आत्मविश्वास नहीं जागता कि हम अगर स्लैब स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाएंगे, उसको युक्ति युक्त करेंगे। 8 स्लैब दुनिया के किस देश में होंगे? हम 2 या 3 स्लैब रखेंगे तो आमदनी का क्या होगा? तो इस प्रोजेक्शन के चलते वो हिचकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें हिचकने की कोई जरूरत है। दुनिया में कहीं इस प्रकार के टैक्स स्लैब्स नहीं है। रिटर्न भरने में बाकी पेचीदगियां आप सोचिए कि कितनी रहती हैं अगर इतने सारे स्लैब रहेंगे। तो हल उसका यही है कि अधिक से अधिक 2 या 3 स्लैब रहें, और साथ में आमदनी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स रियलाइजेशन, जो लीकेजेस हैं, जो कर अदायगी नहीं होती है, उस पे नजर रख के उस पे कड़ाई थोड़ी करनी चाहिए, व्यवहारिक कड़ाई करनी चाहिए। जेल वेल डालना मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको रियलाइजेशन के प्रक्रिया में, टैक्स संग्रहण के प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि कम रेट में आप कम स्लैब के साथ में ज्यादा आमदनी भी एकत्रित कर सकते हैं, ज्यादा राजस्व भी आप एकत्रित कर सकते हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां कई कमोडिटीज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं, वहीं युद्ध से कई भारतीय कंपनियों को सस्ते में कच्चा माल खरीदने का मौका भी मिल रहा है। देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने रूसी कोयले के लिए खासे डिस्काउंट पर सौदा किया है। खास बात यहां पर यह है कि पेमेंट चीन की करेंसी युआन में होगी। ज्यादा डिटेल्स हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में है। जी हां, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक कार्गो इंपोर्ट किया है रशियन कोल का और इंटरेस्टिंग है इसका पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है वो चाइनीज युआन से है, चाइनीज युआन से इसकी पेमेंट की गई है। आपको बता दें अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 1,57,000 टन का कोल रशियन प्रोड्यूसर सुएक से इंपोर्ट करने जा रही है और कंपनी इस कोल को $164 प्रति टन के दाम पर इंपोर्ट कर रही है। अगर कुल वैल्यू की बात करें करीब 25.8 यानी कि $25.8 मिलियन का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, विच इज़ $164 पर टन। अब ये जो है यूएस के पेटकोक के दाम जो कि $200 पर टन है, इससे कम है, विच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव। डील प्राइस जो है ये साउथ अफ्रीका के कोल प्राइस से 50% कम है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कोल प्राइस से 20% कम है। तो अट्रैक्टिव डील यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट को मिलती हुई नजर आ रही है। सोर्सेज की अगर माने तो अन्य सीमेंट कंपनियां भी इस के पेमेंट मोड को अपना सकती हैं, यानी कि कोल के इंपोर्ट के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एनालिस्ट रिव्यू की अगर माने इस तरह के बाइंग ट्रेंड अगर कंटिन्यू होते हैं तो कोल इन्फ्लेशन जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ईज आउट होता या खत्म होता हुआ दिखेगा। और ट्रेंड्स ये भी बता रहे हैं कि एक रेयर तरह का पेमेंट है क्योंकि चाइनीज युआन का मोड इस्तेमाल किया गया है और आगे भी कंपनियां जो हैं इस तरह के पेमेंट मोड को यूज़ कर सकती है। एक स्पेशल नोट है, इस तरह की पेमेंट किसी भी इंडियन एंटिटी ने पहली बार की है। तो एक इंटरेस्टिंग पेमेंट मोड है और रशियन कोल की इंपोर्ट की खबर आती हुई दिखी है और ये अट्रैक्टिव है यूएस पेटकोक जो कि $200 पर टन के हिसाब से चलते हैं जून के अगर डेटा को माने तो क्लियरली एक इंटरेस्टिंग खबर और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में। चलिए तो इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।